Hello everyone, welcome to IQ Tab. So let's start with the newspaper analysis for 7th of December. Before that, if you want the PDF of this video, you can go to Telegram and search for IQ Tab Official. आपको वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी. सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में हमें क्या क्या डिस्कस करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट इंडिया रशिया मीट. देखिए रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड जो रशिया के प्रेसिडेंट है मिस्टर पुतिन, उन दोनों के बीच में रिसेंटली मीटिंग हुई है. तो हम इसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ एक दिन पहले 2+2 मीटिंग हुई है इंडिया रशिया के बीच में, हम उसके बारे में भी बात करेंगे. सेकेंड विल टॉक अबाउट फाइजेला क्यूटा. नाउ दिस इज अ स्नेल जो कि अभी रिसेंटली केरला के अंदर पाया गया है और ये एक इन्वेजिव स्पीसीज है. तो हम इसके बारे में प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली कहाँ से आया है. देन विल मूव ऑन टू एफ्सपा. देखिए एफ्सपा का फुल फॉर्म होता है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट. नागालैंड के अंदर आपने न्यूज़ सुना होगा कि रिसेंटली इंडियन आर्मी के हाथों अराउंड 13 लोगों की डेथ हो गई है. ठीक है, तो वहाँ पर नागालैंड के अंदर डिमांड काफ़ी इंक्रीज हो गई है कि एफ्सपा को वहाँ से हटाना चाहिए. तो हम इसके बारे में प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली एफ्सपा का बैकग्राउंड क्या है, कैसे वो यहाँ तक पहुँचा है, एफ्सपा कैसे इवॉल्व हुआ है. देन विल मूव ऑन टू कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड. ये भी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, हम इस कैंपा फंड के बारे में भी देखने की कोशिश करेंगे. एंड फाइनली विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिजर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया. हम इसे यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से कंप्लीट करेंगे, जहां पर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर मेंस में भी आएगा तो आप उसको डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस. इट इज अबाउट इंडिया रशिया मीट. देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी एंड जो रशिया के प्रेसिडेंट है मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, उन दोनों के बीच में रिसेंटली 21st इंडिया रशिया एनुअल समिट हुआ है. सो एनुअल मीन्स ये समिट हर साल होता है, वो उसी का जो एक्सटेंशन 2021 का है वो रिसेंटली हुआ है, जहाँ पर उन्होंने रीजनल एंड ग्लोबल दोनों ही इशूज़ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया है. बट ये मीटिंग बहुत ही छोटी हुई थी बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड इट लास्टेड फॉर लेस देन 5 आवर्स नाउ. लेकिन जो रशिया के कुछ मिनिस्टर्स थे वो एक दिन पहले ही पहुंच गए थे और उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया और रशिया ने एक 2+2 मीटिंग भी यहाँ पर हेल्प की है इंडिया के अंदर ही, जहाँ पर इसके अलावा मतलब एक तो 2+2 मीटिंग हुई है और साथ में एक और इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग हुई है ऑन मिलिट्री एंड टेक्निकल कोऑपरेशन इंडिया और रशिया के बीच में. ठीक है, तो आई होप समझ रहा होगा आपको. तो फर्स्ट मीटिंग दैट वाज हेल्ड जो कि कल हुआ है वो हुआ है मिस्टर मोदी एंड पुतिन के बीच में. सेकंड इससे पहले 2+2 मीटिंग हुई थी और थर्ड जो मीटिंग हुई है इट इज ऑन मिलिट्री एंड टेक्निकल कोऑपरेशन. ठीक है, तो ये 3 मीटिंग्स अभी रिसेंटली सिर्फ लास्ट 2 दिनों में हुई है. अब देखिए इससे पहले अगर हम बैकग्राउंड देखिए इंडिया और रशिया का, तो ऑलरेडी 1971 में हमने एक ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन किया था इंडिया और रशिया ने आपस में, जिसका अभी रिसेंटली 50 साल कंप्लीट हुआ है. सो दिस वाज आल्सो अ गुड ओकेजन. इसके अलावा 2000 में इंडिया और रशिया जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बन गए थे जब उन्होंने डिक्लेरेशन साइन किया था ऑन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. उसके भी अराउंड 20 ईयर से ज़्यादा हो चुके हैं. नाउ देखिए जो अभी रिसेंटली 2021 में मीटिंग हुई है, जो कल मीटिंग हुई है, उसमें टोटल 28 एग्रीमेंट साइन हुए हैं बहुत सारे सेक्टर्स में, जैसे कि डिफेंस में हुई है, एनर्जी में, स्पेस एक्सप्लोरेशन में, साइंस एंड टेक में, दोनों साथ में काम करने की प्लानिंग्स कर रहे हैं, हैवी इंजीनियरिंग, इसके अलावा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इन सब सेक्टर्स में हुई है. लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड था जहाँ पर इन दोनों को साथ में कुछ डिस्कशंस करने थे बट वो नहीं हो पाया. दैट वाज अबाउट रेलॉस, दैट इज रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिकल सपोर्ट. इसका मतलब ये होता है, देखिए रेलॉस एक ऐसी इनिशिएटिव है जहाँ पर अगर इंडिया की कोई भी मिलिट्री, आर्मी नेवी या एयरफोर्स, और रशिया की जो आर्मी नेवी एयरफोर्स है, वो दोनों एक दूसरे को मतलब एक दूसरे की टेरिटरी में हेल्प कर सकती हैं. जैसे सपोज अगर रशिया की कोई भी एयरक्राफ्ट इंडिया के आसपास है, जैसे सपोज वो इंडियन ओशन के अंदर है एंड उसे कोई भी इक्विपमेंट वगैरह चाहिए और वो वापस नहीं जा सकता है रशिया के बेस तक, तो वो इंडिया से डायरेक्टली हेल्प मांग सकता है. सिमिलरली इंडिया का अगर कोई भी पर्टिकुलर प्लेन या फिर शिप या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि रशिया के आसपास कहीं है और उसको वहाँ पर कोई भी फ्यूल वगैरह कोई भी चीज़ चाहिए, तो डायरेक्टली रशिया से कांटेक्ट कर सकता है. इसे कहते हैं लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट. बट ये रिसेंटली इंडिया और रशिया के बीच में साइन नहीं हो पाया है. ठीक है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. और भी बहुत सारे डील साइन हुए, टोटल जैसा आपने देखा 28 डील साइन हुई है. उसमें से एक जो इंपॉर्टेंट था दैट वाज अग्रीमेंट ऑन प्रोग्राम ऑफ द मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन फ्रॉम 2021 टू 31, यानी कि अगले 10 सालों के लिए एक मिलिट्री एंड टेक्निकल कोऑपरेशन के लिए एक डील साइन हुई है. जहां पर ये जो 10 साल की डील है, देखिए ये कोई न्यू डील नहीं है. हम 1994 से लगातार ये मिलिट्री एंड टेक्निकल कोऑपरेशन की डील साइन करते आ रहे हैं रशिया के साथ, उसी को हमने कंटिन्यू किया है. इसका मतलब है कि इंडिया और रशिया का जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो लगातार इंक्रीज होता जाएगा और वो रुकेगा नहीं. जैसा आपको पता है इंडिया अभी रिसेंटली S-400 नाम की एक मिसाइल सिस्टम ले रहा है रशिया से, और एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हो सकता है कि यूएसए हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा देगा. इस चीज़ की प्रॉब्लम चल रही थी. तो ऐसा माना जा रहा था कि यूएस के सैंक्शन से बचने के लिए हो सकता है कि इंडिया अपनी ट्रेड को कम कर दे रशिया के साथ. बट देखिए अगले 10 साल का जो डील साइन किया है उससे एक मैसेज गया है यूएसए को कि इंडिया जो है रशिया के साथ अपना पैक्ट या फिर डील को कम करने वाला नहीं है. ठीक है, इट विल कीप गोइंग. इसके अलावा A203 नाम का असॉल्ट राइफल, जिसके बारे में हम लगातार पिछले 3-4 दिनों से बात कर रहे हैं, उसका डील भी फाइनलाइज हो गया है, जहां पे 6 लाख से ज़्यादा राइफल जो है वो इंडिया के अंदर अमेठी के अंदर बनाएगा रशिया.
ठीक है। इसके अलावा देखिए, हमें जैसा पता है, अभी हमने बात किया इस S-400 मिसाइल जो इंडिया ले रहा है रशिया से, उसके ऊपर यूएस के सैंक्शंस लगने की दिक्कत थी। लेकिन इंडियन के फॉरेन सेक्रेटरी ने ये रिसेंटली बोला है कि S-400 जो मिसाइल है, इट इज़ अ लेगेसी, जो कि 2018 में ही साइन हो गया था। मतलब वो पहले, मतलब वो बाद में साइन नहीं हुआ था, पहले साइन हो गया था, और उसकी सप्लाई भी शुरू हो चुकी है। तो इट विल कंटिन्यू टू हैपन, मतलब इसको बीच में रोका नहीं जाएगा। ठीक है। इसके अलावा इंडिया ने एक स्टेटमेंट ये भी बोला है कि वी आर नॉट, कि हमारे कोई भी डिसीजन जो इंडिया की कोई भी डिसीजन, दे आर नॉट टेकन इन लाइट ऑफ अदर्स। मतलब किसी और कंट्री से इन्फ्लुएंस होकर इंडिया अपने डिसीजंस नहीं लेता है। मतलब इंडिया इज अ टोटली सॉवरेन कंट्री। तो यूएसए, यूके, कोई भी कंट्री आकर इंडिया को नहीं बोल सकती कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इंडिया विल डू वट एवर इट वॉन्ट्स टू डू, राइट। जो इंडिया करना चाहती है वो वही करेगी। तो एक टाइप का ये यूएसए को मैसेज था कि हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं, एंड रशिया इज अ गुड पार्टनर ऑफ आर्स, सो विल कंटिन्यू आवर डील विद दैट। इसके अलावा S-400 देखिए, S-400 इज जस्ट नॉट अ सिंबॉलिक मिसाइल। वो सिर्फ एक सिंबॉलिक मिसाइल की तरह नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल मीनिंग रखता है अपने साथ में। लेकिन बिकॉज ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया को प्रॉपरली मिसाइल डिफेंस से बचा सकता है। इसका मतलब है कि कोई भी थर्ड कंट्री, कोई भी अगर वॉर टाइप सिचुएशन या फिर कोई भी एस्केलेशन वगैरह हो जाए, और कोई भी अगर कंट्री इंडिया के ऊपर मिसाइल से अटैक करने लगे, या फिर कोई भी एयरक्राफ्ट वगैरह कुछ इंडिया के टेरिटरी के अंदर घुसने की कोशिश करे, तो S-400 मिसाइल की हेल्प से हम डायरेक्टली उसको टारगेट कर सकते हैं और उसको हवा के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। और होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हमारे डिफेंस कैपेबिलिटी के लिए S-400 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ एक सिंबॉलिक नहीं है कि हम किसी को दिखाने के लिए S-400 नहीं ले रहे हैं, ये हमारे लिए प्रैक्टिकलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये डील इंप्लीमेंट हो रहा है, मतलब स्टार्ट हो चुका है, तो अब ये रुकेगा नहीं। इसके अलावा ऑकस के ऊपर बात हुई है। देखिए, ऑकस एक ग्रुपिंग है जो कि ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, इन तीनों कंट्रीज का एक ग्रुपिंग बनाया गया है। ठीक है। तो जब इनके इसमें देखिए, इसमें इंडिया को हटा दिया गया, बिकॉज देखिए एक क्वाड नाम की एक कंट्री थी, क्वाड नाम का एक ग्रुपिंग है जिसमें यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया है। तो ऐसा माना जा रहा था कि क्वाड एक मिलिट्री मिलिट्री एग्रीमेंट बनाएगा, लेकिन इससे पहले कि क्वाड अपना एक मिलिट्री एग्रीमेंट बनाता, उससे पहले यूएसए और यूके ने साथ में मिलकर वो बना लिया, ऑकस बना लिया, जहां पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को तो इंक्लूड किया बट इंडिया को इंक्लूड नहीं किया। उसके तहत जब इंडिया ने रशिया से ऑकस के बारे में बात की, तो रशिया ने बोला कि इट इज नॉन इंक्लूसिव। नॉन इंक्लूसिव मतलब वो सिर्फ 3 कंट्री का ग्रुप है, ये इंक्लूसिव नहीं है, मतलब ये सबके डिमांड्स को कैटर नहीं कर सकता, एंड इट इज ऑल्सो वायलेटिव ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म्स। रशिया ने ये भी बोला है कि वो इंटरनेशनल नॉर्म्स को वायलेट कर रहा है। कैसे? देखिए, जैसा हमें पता है कि बहुत सारे डिफरेंट अग्रीमेंट साइन हुए हैं जहां बोला गया है कि जो न्यूक्लियर का मटेरियल है, जो न्यूक्लियर है, वो आप किसी भी नॉन न्यूक्लियर कंट्री को सेंड नहीं कर सकते हो। नो, यहाँ पर पॉइंट ये है कि यहाँ पर बोला गया है कि यूएसए और यूके जो है ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स प्रोवाइड करेंगे ऑकस के अंदर। नाउ रशिया बोल रहा है कि क्या उन्होंने IAEA जो है, मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन जो है, क्या उनके सारे के सारे नॉर्म्स को और उनके नॉन प्रोलिफरेशन के रूल्स को फॉलो कर रहा है ऑकस? ठीक है। ये क्वेश्चन किया है इन्होंने ऑकस के ऊपर। लेट्स सी इसके आंसर्स क्या आते हैं। कुछ दिनों में इसके आंसर्स धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे, डिफरेंट आर्टिकल्स वगैरह आएंगे, आपको उसको ध्यान से देखते रहना है। इसके अलावा जो इंडिया और रशिया की लीडरशिप है, इट ऑल्सो डिस्कस द इवॉल्विंग सिचुएशन इन अफगानिस्तान। आप जानते हैं कि अफगानिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो कि बहुत ही वॉलेटाइल है, एंड अफगानिस्तान के बारे में हर एक मीटिंग के अंदर कुछ ना कुछ बातें होती रहती है। सिमिलरली इंडिया और रशिया के रिसेंट मीट में भी अफगानिस्तान के बारे में प्रॉपर्ली बातचीत हुई है, और उनका जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उनको प्रॉपर्ली डील करने की कोशिश की है, उनको प्रॉपर्ली संभालने की कोशिश की गई है, बिकॉज उसका इंप्लीकेशन जो है वो आसपास के हर एक रीजन में हो सकता है। कैसे? बिकॉज देखिए, वो बहुत सारा पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, बिकॉज अगर तालिबान गवर्नमेंट ने प्रॉपर्ली काम नहीं किया तो उसके आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज है वहाँ पर माइग्रेशन क्राइसिस वगैरह आ सकती है, बिकॉज लोग भागना स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा टेररिज्म का इशू तो ऑलरेडी अफगानिस्तान से मतलब अभी फिनिश नहीं हुआ है, रेडिकलाइजेशन वहाँ पर लगातार हो रहा है, बिकॉज जो यूथ है, जो जिस यूथ को आप मतलब जिस चैनलाइज करोगे, मतलब जो यूथ वहाँ पर रह रही है उसको आप जिस रास्ते में लेके जाने की कोशिश करोगे उसी रास्ते में जाएगा। अगर आप उसको रेडिकलाइज करके अगर गलत रास्ते में ले जाओगे, एंड यू विल गिव हिम आर्म्स और समथिंग, अगर आप उनको आर्म्स एंड एम्युनिशंस देंगे, तो जो यूथ है वो भटक जाएगी और वो आर्म्स की तरफ जाएगी, मतलब वो टेररिज्म का रास्ता अपना लेगी। तो वो रेडिकलाइजेशन से रोकना बहुत जरूरी है। इसके अलावा ड्रग ट्रैफिकिंग जो वन ऑफ द मेजर इशूज है, जैसा आपको पता है कि तालिबान की जो मेजोरिटी ऑफ द फंड्स है उन सबको अभी रिसेंटली सेंसर कर दिया गया, मतलब बंद कर दिया गया है। यूएसए ने सब कुछ फ्रीज कर दिया है, और जितने भी इंटरनेशनल बॉडीज हैं उन सब ने फ्रीज कर दिया है बिकॉज ऑफ तालिबान गवर्नमेंट टेकिंग ओवर। तो यहाँ पर उनके पास तो ओनली सोर्स ऑफ फंडिंग जो है वो है ड्रग्स। तो ये ड्रग्स का ट्रैफिकिंग लगातार आसपास की कंट्रीज में बढ़ता जा रहा है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है कि जो आसपास के रीजनल पावर्स हैं उनको साथ में मिलकर काम करना होगा। इसीलिए अफगानिस्तान के इशू पर भी इंडिया और रशिया ने रिसेंटली बातचीत की है। अब देखिए, दिस वाज ऑल अबाउट द मीटिंग। अब रशिया ने इंडिया को इनवाइट किया है कि जो नेक्स्ट 2+2 डायलॉग होगा वो मॉस्को में होगा, यानी कि रशिया में।
जैसा आपको पता है कि ये चीज़ें जो होती हैं वो मतलब एक अगर जैसे अभी इस बार का अगर इंडिया में हुआ है तो नेक्स्ट टाइम का रशिया में होगा, तो ऐसे होता है, फिर नेक्स्ट टाइम का इंडिया में होगा देन रशिया, तो ऐसे ये मूव करता है। तो इस बार का भी रिसेंटली इंडिया में हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम का रशिया में होने वाला है 2022 के अंदर, तो उसके लिए इंडिया को इन्वाइट किया गया है एंड इंडिया हैज़ एक्सेप्टेड द इन्विटेशन। इसके अलावा द टू साइड्स यानी कि इंडिया एंड रशिया दे हैव ऑल्सो साइंड अ प्रोटोकॉल, उन्होंने एक और प्रोटोकॉल साइन किया है जहां पर कुछ लैंड अलॉट किया जाएगा इंडिया को, जहां पे इंडिया जो है एक कॉन्सुलेट जनरल बनाएगा इन द सिटी ऑफ व्लादिवोस्टॉक। देखिए रशिया के अंदर एक प्लेस है जिसका नाम है व्लादिवोस्टॉक, वहीं पर इंडिया अपने कॉन्सुलेट जनरल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको देखना है यहाँ पे ध्यान से, ये है देखिए ये रशिया है, रशिया और चाइना के बॉर्डर पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे व्लादिवोस्टॉक है, ठीक है। सो दिस कैन बी वेरी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया ऑल्सो, बिकॉज चाइना को अगर आप देखेंगे, चाइना ने ऑलमोस्ट हर जगह पर इसके आसपास में देखिए यहाँ पर गवादर में, यहाँ पर हर जगह अपने उसने मिलिट्री बेसिस बना लिए हैं। तो कल को अगर कोई भी वॉर सिचुएशन क्रिएट हुई तो चाइना हर तरफ से इंडिया पे अटैक करने की कोशिश कर सकता है। तो इंडिया को यहाँ पर बहुत जरूरी है अलग अलग जगह पर जाकर बेसिस बनाने की जरूरत है जहां से वो इंटेलिजेंस गैदर कर सके एंड डिफरेंट काम वगैरह कर सके अपना नॉर्मली। तो ये व्लादिवोस्टॉक की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले हो सकता है इंडिया एंड रशिया के फ्यूचर कॉपरेशन के लिए। अब देखिए, अब हम रशिया के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रशिया के नेबर्स कौन कौन से हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखिए आप समझ आएगा कि रशिया, देखिए रशिया एक है, यहाँ पर आप टॉप पे देखेंगे, यहाँ देखिए फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेल्जियम, ये 4 कंट्रीज इन ऑर्डर है। इसके बाद आता है यूक्रेन, देन कम्स काजाकिस्तान, देन चाइना के जस्ट ऊपर आता है मंगोलिया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे चाइना को भी टच करता है, तो आपको ध्यान रखना है रशिया ऑल्सो टचेस चाइना। एंड फाइनली जापान, जापान के साथ इनका सी बॉर्डर है एंड यूएसए के साथ इनका सी बॉर्डर है। नाउ प्लीज रिमेंबर कि इंडिया इससे बहुत दूर है, इंडिया का रशिया के साथ कोई बॉर्डर नहीं है, किसी भी तरीके का कोई बॉर्डर नहीं है, तो ठीक है, इंडिया रशिया बहुत दूर है। तो आपको किसी क्वेश्चन में अगर किसी तरीके से रशिया का ऑप्शन अगर इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में आता है तो नहीं, वो गलत स्टेटमेंट होगा। आई होप आपको रशिया का मैप प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस, इट इज अबाउट फाइजेला अक्यूटा। नाउ फाइजेला अक्यूटा जैसा आप देख सकते हैं ये एक स्नेल है, ठीक है। नाउ इट इज अ स्पीसीज ऑफ स्मॉल, बहुत ही छोटा है, लेफ्ट हैंडेड और सिनिस्ट्रल, मतलब जो सिनिस्ट्रल होता है उसे लेफ्ट हैंडेड बोलते हैं, एंड इट इज अ एयर ब्रीदिंग फ्रेश वाटर स्नेल, ठीक है। आपको इस पर्टिकुलर लाइन से ही 3-4 इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक सिनिस्ट्रल स्नेल है, इसके अलावा ये एयर ब्रीदिंग है, मतलब ये प्रॉपरली एयर को ब्रीथ करता है। बहुत सारे स्नेल्स ऐसे होते हैं जो फिन्स को यूज़ करते हैं, मतलब अपनी पूरी बॉडी से सांस लेते हैं, बट ये नॉर्मली एयर को ब्रीथ करता है, ठीक है। और ये एक इन्वेजिव स्पीसीज है जो कि आसपास के जो नेटिव इकोसिस्टम है उसको डायरेक्टली हम क्रिएट करता है, उसको मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके और भी बहुत सारे नेम्स हैं, मतलब इसको डिफरेंट नेम से जाना जाता है। साइंटिफिक नेम जो है इसका, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, देखिए फाइजेला अक्यूटा के अलावा इसको यूरोपियन फाइजर भी बोला जाता है, टैडपोल स्नेल बोला जाता है, बिकॉज टैडपोल बहुत छोटा होता है, जो फ्रॉक का यंग पोर्शन होता है उसे कहते हैं टैडपोल, तो टैडपोल स्नेल भी इसको बोला जाता है। इसके अलावा इसको ब्लैडर स्नेल बोला जाता है एंड फाइनली इसे अक्यूट ब्लैडर स्नेल बोला जाता है। अगर हम फाइजेला अक्यूटा की बात करें, ये एक बहुत ही कॉमन स्पीसीज है जो कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और यूके इन सब एरियाज में पाया जाता है। बट ये धीरे धीरे क्या हुआ, फैलना स्टार्ट हो गया। देखिए स्टार्ट हुआ था मेडिटेरेनियन रीजन से, फिर धीरे धीरे नॉर्दर्न यूरोप के कंट्रीज में, यानी कि ये सब कंट्रीज में फैलना स्टार्ट हो गया। अब देखिए, अब माइंड यू कि अभी ये जो पर्टिकुलर स्पीसीज है ये ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्टिनेंट्स में पहुंच चुका है एक्सेप्ट अंटार्कटिका, मतलब अंटार्कटिका को छोड़ के बाकी सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स में ऑलरेडी पहुंच चुका है। नाउ दिस स्पीसीज हैज आल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू न्यूजीलैंड, यानी कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का जो पोर्शन है, जो कि देखिए न्यूजीलैंड एक ऐसी एरिया है जो कि बिल्कुल कट ऑफ है। अगर आप वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल कट ऑफ है, लेकिन इसके बावजूद न्यूजीलैंड तक ये पहुंच चुका है, तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। नो इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर 1990s के अंदर सबसे पहले देखा गया था, बट अभी रिसेंटली केरला पहुंच गया है, जहां पर एक्वेरियम ट्रेडिंग होती है उसके तहत ये पहुंच गया है। देखिए माना जाता है कि जितने भी इन्वेजिव स्पीसीज हैं जो इंटर ट्रैवल करते हैं, फिर इंटर कंट्री ट्रैवल करते हैं, वो ज़्यादातर वो एक एक्वेरियम ट्रेड के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। तो इसी के तहत फाइजेला अक्यूटा जो है केरला के अंदर पहुंच चुका है। नाउ ये पर्टिकुलर स्नेल जो है ये डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को, यानी कि डेड एनिमल्स एंड डेड प्लांट्स को खाता है, और अलग अलग डेट्राइटस को खाता है। डेट्राइटस का मतलब होता है कि डेड ऑर्गेनिजम्स जो कि मर चुके हैं उनको खाता है ये। इट कैन ऑल्सो सर्वाइव अंडर टेम्पररी हार्श कंडीशंस, अगर उनके सामने कोई टेम्पररी हार्श कंडीशन भी आ जाए, जैसे अगर कुछ टाइम के लिए एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाए या फिर कोई वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाए, उसके अंदर भी वो नॉर्मली रह सकते हैं, बाकायदा कि वो पर्टिकुलर कंडीशन जो है बहुत ही कम देर के लिए होना चाहिए, मतलब अगर वो कंडीशन सस्टेन करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए तो इनको फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, लेकिन अगर शॉर्ट लिव्ड है, मतलब अगर वो कंडीशन थोड़े टाइम के लिए है तो ये प्रॉपरली सर्वाइव कर सकते हैं। नाउ देखिए पहली बार हुआ है कि केरला के अंदर ये स्पीसीज पाया गया है, और ये बहुत तेजी से प्रोलिफरेट हो रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसी कारण इसको इन्वेजिव स्पीसीज बोला गया है। नाउ इसकी ये देखिए, ये दो इसकी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या है कि स्नेल के आसपास ऐसे वॉर्म्स रहते हैं जो कि ह्यूमंस के अंदर फूड बॉर्न डिजीज कॉज कर सकते हैं। फूड बॉर्न डिजीज ये है कि अगर मतलब वो किसी तरीके से हमारे ह्यूमन चेन के अंदर, फूड चेन के अंदर आ जाए तो वो हमें बीमार कर सकते हैं। इसके अलावा ह्यूमंस के अंदर वो इचेस कर सकते हैं, मतलब खुजली की बीमारी ला सकते हैं, ठीक है। ये दो प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा ये लगातार बहुत ही
रैपिडली ग्रो होते हैं, ठीक है, बहुत ही फास्ट रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा इनके पास एयर ब्रीदिंग कैपेबिलिटी है, मतलब ये बहुत ही हार्श कंडीशन के अंदर रह सकते हैं। एंड फाइनली दे आर ऑल्सो टॉलरेंट टू पॉल्यूशन। इन सब चीज़ों के कारण इसे इन्वेजिव स्पीसीज बोला गया है एंड दे आर पोटेंशियल कॉम्पिटिटर टू द नेटिव फौना। मतलब आसपास के जो एनिमल्स है यानी कि छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह हैं, उनको ये बहुत ही टफ कंपटीशन देता है, इस कारण उनको वाइप आउट कर सकता है ये नियर फ्यूचर के अंदर। आई होप आपको फाइजेला एक्यूटा के बारे में प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट विल डिस्कस अबाउट इज अबाउट एफस्पा। इट इज द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। नाउ इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल में और माइन्यूटली समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज जैसा आप जानते हैं नागालैंड के अंदर, ठीक है, नागालैंड के अंदर हुआ क्या है, रिसेंटली 13 लोगों की डेथ हो गई है, ठीक है, 13 हैज बीन किल्ड बाय आर्मी, इंडियन आर्मी। सो पॉइंट ये था कि देखिए इंडियन आर्मी को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि वहाँ पे कुछ इंसर्जेंट्स वगैरह वहाँ पे रह रहे हैं, बट मतलब कुछ इंसर्जेंट्स वगैरह उस एरिया से जा रहे हैं। बट द पॉइंट वाज कि वहाँ पर इंसर्जेंट्स की कोई गाड़ी नहीं आई, बट बदले में कुछ कोल माइनर्स थे, मतलब कुछ गाँव वाले थे जो कि काम करके वापस आ रहे थे, उनके ऊपर ओपन फायरिंग हो गई एंड उनके काफ़ी लोग मारे गए, ठीक है। टोटल 13 लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं नागालैंड के। उसमें एक सोल्जर भी था जो इंडियन आर्मी का सोल्जर था, उनकी भी डेथ हो गई है ना। तो इसके बैकग्राउंड में हम एफस्पा को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक पार्लियामेंट्री एक्ट है। सबसे पहले आपको समझना है कि एक स्टैचुटरी एक्ट है, यानी कि जिसको पार्लियामेंट की बैकिंग मिली हुई है, यानी कि पार्लियामेंट में प्रॉपर्ली इसको पास कराया गया है, जो कि स्पेशल पावर प्रोवाइड करता है टू द इंडियन आर्म फोर्सेस। और इसके साथ देखिए इंडियन आर्म फोर्सेस तो होगी आर्मी नेवी एयर फोर्स, इसके अलावा जो स्टेट की फोर्सेस है, जो स्टेट की पुलिस है, उसको भी ये स्पेशल पावर प्रोवाइड करता है, और साथ में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको भी स्पेशल पावर्स प्रोवाइड करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि तीनों ही जो चीज़ें हैं, जो तीनों ही जो मेन फोर्सेस हैं, उन सबको ये पावर्स प्रोवाइड करता है, स्पेशल पावर्स प्रोवाइड करता है। और ये पावर्स उन एरियाज में होती है जो कि डिस्टर्ब्ड एरियाज होती है। अब कौन डिसाइड करता है कि कोई पर्टिकुलर एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया है या नहीं? वो डिसाइड करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। अब देखिए बिकॉज क्यों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? बिकॉज जैसा हमें पता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी के सारे मैटर्स को डील करता है। तो अंदर कोई भी अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, यानी कि कोई भी अगर ऐसे एरिया होंगे जहां पर प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो रही है, उसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही डिसाइड करेगा कि दिस पर्टिकुलर एरिया इज अ डिस्टर्ब रीजन। नाउ इनका मेन एम क्या होता है? एफस्पा एक्ट के अंदर जितनी भी पावर्स दी गई हैं उन सबका मेन एम ये है कि दे वांट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्टर्ब्ड एरियाज, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। और देखते हैं कुछ पावर्स क्या क्या दी गई हैं। इट गिव्स पावर टू द आर्मी, स्टेट एंड सेंट्रल पुलिस फोर्सेज, यानी कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनको पावर दी जाती है टू शूट टू किल। अगर किसी भी पर्सन पे उनको संदेह है, यानी कि शक है कि ये पर्सन टेररिस्ट हो सकता है, फिर इंसर्जेंट हो सकता है जो कि आगे जाकर प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है, दे कैन शूट टू किल हिम, ठीक है। इसके अलावा दे कैन ऑल्सो सर्च, किसी का हाउस को सर्च कर सकते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अगर उन्हें ऐसा लगता है कि इन प्रॉपर्टीज को इंसर्जेंसी के लिए यूज किया जा सकता है तो, ठीक है। और ये सब कुछ किया जाएगा सिर्फ उन्हीं एरिया में जो कि डिस्टर्ब्ड एरियाज है। मतलब नॉर्मल एरियाज में जाकर आप किसी को भी शूट नहीं कर सकते हो, राइट, लेकिन सिर्फ डिस्टर्ब्ड एरियाज जहां पर आपको किसी पर भी शक है, उनके आप हाउस को प्रॉपर्ली सीज कर सकते हो, चेक कर सकते हो, किसी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, या फिर किसी पर्सन को किल भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि वो पर्सन या तो इंसर्जेंट है या फिर किसी तरीके से मतलब मिलिटेंसी के साथ वो अटैच्ड है। इसके अलावा एफस्पा इज इन्वोक्ड व्हेन अ केस ऑफ मिलिटेंसी या फिर इंसर्जेंसी टेक्स प्लेस एंड द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज एट द रिस्क। देखिए एफस्पा को बनाने का जो इंटेंशन है वो गलत नहीं है। इंटेंशन ये है कि वो जितने भी प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट होते हैं बिकॉज ऑफ इंसर्जेंसी एंड मिलिटेंसी, उसको रोका जाए ताकि जो इंटरनल सिक्योरिटी है इंडिया की उस पर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बट द पॉइंट इज कि अगर इसका हम बिल्कुल आंख बंद करके इसको फॉलो करना स्टार्ट कर देगा इंडियन आर्मी, तो देन दैट इज रॉन्ग। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पर कुछ पावर्स दी गई है दैट दे कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट अ वारंट। अगर कोई पर्सन जिसने कमिट कर दिया है कोई भी दिक्कत, मतलब कोई भी प्रॉब्लम उसने क्रिएट की है, उसके बाद उसको बिना किसी वारंट के डायरेक्टली अरेस्ट किया जा सकता है। या फिर अगर कोई पर्सन अभी कमिट नहीं किया है एंड ही इज अबाउट टू कमिट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी दिक्कत ये कॉज कर सकता है जो आगे जाकर लोगों में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो वहां पर भी वो जो मतलब आर्मी है या फिर आर्मी या फिर पैरामिलिट्री फोर्स है, वो उस पर्टिकुलर पर्सन के कुछ करने से पहले ही उसको गिरफ्तार कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, ठीक है। और वो भी विदाउट वारंट कर सकती है, इवन बेस्ड ऑन रीजनेबल सस्पिशन। अगर मतलब उनको प्रॉपर शंका है या फिर शक है, या अगर उनके पास प्रॉपर सबूत है, तो वो जाकर उस पर्टिकुलर पर्सन को पहले ही अरेस्ट कर सकती है। नाउ इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस को यह भी पावर दी गई है कि उनके पास टोटल लीगल इम्यूनिटी है फॉर देयर एक्शंस इन द डिस्टर्ब्ड एरियाज। मतलब किसी डिस्टर्ब्ड एरियाज में अगर वो किसी को मार भी देते हैं तो उनके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा अगर वो पर्टिकुलर पर्सन इंसर्जेंट है तो, राइट, अगर उन्होंने बिल्कुल सही एक्शन लिया है तो। अब देखिए एफस्पा, बाकी जितने भी कंट्रोवर्शियल लॉज हैं उन सबके साथ एफस्पा भी जो ऐसा है वो कॉलोनियल टाइम्स में स्टार्ट हुआ था, यानी कि वो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था, ठीक है। एफस्पा को देखते हैं कब स्टार्ट किया गया था। एफस्पा को स्टार्ट किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में 1942 में, जब महात्मा गांधी ने जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था, उसको रोकने के लिए ये पर्टिकुलर एक्ट को लाया गया था। उस टाइम लॉर्ड लिनलिथगो जो थे और 1942 में उन्होंने एक स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस लेकर आए थे, ऑर्डिनेंस के थ्रू लेकर आए थे, ठीक है। और 8 अगस्त 1942 यानी कि जिस दिन क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उस दिन इस पर्टिकुलर एक्ट को उन्होंने एनफोर्स किया था। नाउ
जैसे ही ये इन्फोर्स हुआ था वैसे ही महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पटेल, इन सबको उन्होंने जेल में डाल दिया था, जिसके कारण क्विट इंडिया मूवमेंट जो था पूरी तरीके से लीडरलेस हो गया था, जैसा आपको पता है। राइट नाउ, इस पर्टिकुलर एक्ट को देखने के बाद क्या हुआ था, बहुत सारी आर्मी के पीपल ऐसे थे जिनको लाइसेंस टू किल मिल गया था। बिकॉज देखिए, यहाँ पर ये तो डायरेक्टली देता है ना कि अगर किसी पर भी आपको शक है आप उसको मार सकते हो, तो इट प्रोवाइड्स लाइसेंस टू किल। जहां पर भी कोई भी इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा वहां पर वो डायरेक्टली किसी भी पर्सन को मार सकते हैं। देखिए, इसी ऑर्डिनेंस के बेसिस पे जब इंडिया को आज़ादी मिली, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो 1947 में इंडिया ने इस चीज़ को रिपील नहीं किया, ठीक है। बट यहाँ पर 4 ऑर्डिनेंसेस लाए गए अलग अलग, जो कि जितने भी सिक्योरिटी इश्यूज अराइज हो रहे थे जितने भी स्टेट्स में उस टाइम, उन सबको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एफ्स्पा के टोटल 4 यहाँ पर ऑर्डिनेंसेस लाए गए पोस्ट इंडिपेंडेंस के पीरियड में। फर्स्ट वॉज इन बंगाल, देन केम असम, देन कम ईस्ट बंगाल एंड फाइनली यूपी, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंसेस। इन 4 एरियाज में क्या किया, एफ्स्पा को उस टाइम इंपोज किया गया था 1947 में थ्रू ऑर्डिनेंसेस, ठीक है, 4 अलग अलग ऑर्डिनेंसेस से। बट वो चीज़ खत्म हुई और उसके बाद जितने भी ऑर्डिनेंसेस थे उन सबको रिपील कर दिया गया। अब देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। इंडियन पार्लियामेंट ने टोटल 3 अलग अलग एक्ट्स लेकर आई एफ्स्पा के अंदर। देखते हैं इसको हम बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले 1958 के अंदर असम एंड मणिपुर के एरियाज के अंदर काफ़ी ज़्यादा नागा इंसर्जेंसी बढ़ गई थी, ठीक है। असम के अंदर नागा इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसके कारण देखिए 1951 में क्या हुआ था, एक वहाँ की एक बॉडी थी नागालैंड की, नागा नेशनल काउंसिल। उसने ये बोला कि हम एक फ्री और फेयर प्लेबिसाइट करा रहे हैं। प्लेबिसाइट एक टाइप का रेफरेंडम होता है जहां पर लोगों की राय ली जाती है किसी पर्टिकुलर चीज़ पे। और जब प्लेबिसाइट कराया तो नागा नेशनलिस्ट काउंसिल ने ये बोला कि 99% नागा ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि वो एक फ्री सॉवरन नागा नेशन के अंदर रहें और वो इंडिया के साथ ना रहें, ठीक है। सो आप समझ रहे हैं, 1951 में उन्होंने एक प्लेबिसाइट कराया और बोल दिया कि हम इंडिया से अलग होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 1952 में जब इंडिया का अपना खुद का एक फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था, उसको उन्होंने पूरी तरीके से बॉयकआउट कर दिया कि हम इस इलेक्शन को मानेंगे नहीं। और उसके बाद उन्होंने सारे के सारे गवर्नमेंट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल इन सबको भी बॉयकआउट करना स्टार्ट कर दिया नागा नेशनलिस्ट काउंसिल ने। उसके साथ उन्होंने अब बाकी जितने भी लोग थे उन सबको भी बॉयकआउट करने को बोलना स्टार्ट कर दिया। नाउ, इस सिचुएशन से डील करने के लिए जो उस टाइम की असम गवर्नमेंट थी, उन्होंने वहां पे असम मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर नाम का एक एक्ट जो है वो वहां पर इंपोज कर दिया नागा हिल्स में 1953 में, यानी कि 1 साल के बाद वहां पर इस पर्टिकुलर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर नाम का एक्ट रिलीज कर दिया, ताकि जितने भी रेबल्स वगैरह हैं जो कि मतलब ये प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं उनको प्रॉपर्ली पकड़ सके, पनिशमेंट दे सके, और जो बाकी जो लोग हैं उनको शांति से वहां पे रहने दिया जाए। बट असम राइफल्स और स्टेट पुलिस फोर्स दोनों साथ में मिलकर भी इस नागा रिबेलियन को रोक नहीं पाई, ठीक है। और जो नागा नेशनल काउंसिल है उसने एक पैरेलल गवर्नमेंट क्रिएट कर दिया 1956 के अंदर, ठीक है। अब आपको यहाँ समझ आ रहा होगा कि जब वो इंडिया से अलग नहीं हो पाई तो 1956 के अंदर उन्होंने क्या किया, एक पैरेलल गवर्नमेंट स्टार्ट कर दिया। मतलब 1952 में तो ऑलरेडी इंडिया के अंदर जनरल इलेक्शन हुए थे, तो ऑलरेडी गवर्नमेंट आ चुकी थी, बट उसके बावजूद असम के अंदर नागा नेशनलिस्ट काउंसिल ने अपना खुद का एक और पैरेलल गवर्नमेंट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। नाउ, इस पर्टिकुलर चीज को टैकल करने के लिए हमारे प्रेसिडेंट यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1958 में क्या हुआ, आर्म फोर्सेस असम एंड मणिपुर स्पेशल पावर एक्ट, यानी कि एक ऑर्डिनेंस लेकर आए, वो एक्सपा ऑर्डिनेंस, जो कि असम और मणिपुर के लिए था 1958 में, ठीक है। और बाद में इसी पर्टिकुलर चीज को आर्म फोर्सेस असम एंड मणिपुर एक्ट से रिप्लेस कर दिया गया। इसका मतलब है स्टार्टिंग में ऑर्डिनेंस था जो कि उस चीज को टैकल करने के लिए लाया गया था, और वंस वो टैकल हो गया देन पार्लियामेंट जब सेशन में आई तो इस चीज को पार्लियामेंट के अंदर पास करा के इसको प्रॉपर्ली एक्ट बना दिया गया। इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर जो स्टेट के गवर्नर्स हैं या फिर कोई भी यूनियन टेरिटरी के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन सबको ये पावर दिया गया कि वो किसी भी पर्टिकुलर एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं, और उन डिस्टर्ब्ड एरियाज में एफस्पा को इंपोज किया जा सकता है जब भी प्रॉब्लम ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो। और बाद में जब भी प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होनी शुरू हुई तो इसको एक्सटेंड कर दिया गया टू ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। और अभी जो आप एफस्पा देखते हैं ये यही एफस्पा है जो अभी तक यहाँ पर चलता जा रहा है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ ये फर्स्ट वाला समझ आ गया होगा। नाउ सेकंड देखिए, 1983 और 84 का टाइम वो टाइम था जिस टाइम खालिस्तान मूवमेंट चल रहा था 1980s में, पंजाब और चंडीगढ़ के आसपास के एरियाज में, ठीक है। वो इंदिरा गांधी उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, और उस टाइम खालिस्तान मूवमेंट को खालिस्तान मूवमेंट को रोकने के लिए वो बहुत सारी कोशिशें ऑलरेडी कर रही थी। तो खालिस्तान मूवमेंट को टैकल करने के लिए उन्होंने पंजाब एंड चंडीगढ़ के लिए एक एफस्पा को मतलब लेकर आई, ठीक है। 1983 में वो लेकर आई यहाँ पर। नाउ इस पर्टिकुलर एक्ट के जितने भी टर्म्स थे वो सबके सब सेम थे, एज ऑफ जो मणिपुर और असम वाले थे बिल्कुल सेम थे। यहाँ पर 2 चीज़ें और इंक्रीज की गई, मतलब पंजाब और चंडीगढ़ के लिए 2 और चीज़ें इंक्रीज की गई। फर्स्ट, वहाँ पर सबसेक्शन ई लाया गया जहां पर यह बोला गया कि एनी व्हीकल कैन बी स्टॉप्ड, मतलब किसी भी गाड़ी को रोक सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं और उसको फोर्सिबली सीज कर सकते हैं। कोई मना भी करेगा ना तो भी उसको सीज कर सकते हैं अगर ये सस्पेक्ट हो जाए कि वो पर्टिकुलर पर्सन कोई भी ऑफेंडर है या फिर कोई भी अम्यूनिशन यानी कि गोला बारूद कुछ भी लेके जा रहा है। तो आई होप आपको फर्स्ट चीज समझ आ गई होगी। सेकंड, वहां पर सेक्शन 5 को ऐड किया गया जहां पर ये बोला गया कि कोई भी सोल्जर जो है उसको ये पावर दी गई कि वो किसी भी घर का अगर
कोई चाबी नहीं देता है, मतलब खोलने से मना करता है, तो उसके लॉक्स को तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो राइट टू प्राइवेसी को यहाँ पे वायलेट करने का यहाँ पे एक चीज, एक ऑर्डर दिया गया अंडर सेक्शन 5 ऑफ द एफ्स्पा, जो कि पंजाब एंड चंडीगढ़ के अंदर लाया गया था 1997 के आसपास में। जब पूरी तरीके से खालिस्तान मूवमेंट खत्म हो गया तो उसके बाद इस एफ्स्पा को भी विड्रॉ कर लिया गया था। सो दिस हैज बीन विड्रॉन राइट नाउ। ठीक है, ये भी काम नहीं कर रहा है, ये फर्स्ट वाला भी काम कर रहा है, ये पंजाब एंड चंडीगढ़ वाला काम नहीं कर रहा है। थर्ड वन दैट कम्स इन जम्मू एंड कश्मीर 1990 के आसपास में। 1990 के आसपास में क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी और इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। उसी कारण क्या हुआ, एक एफ्स्पा एक्ट लाया गया यहाँ पर 1990 के अंदर, जहाँ पर गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को यह पावर दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ कि वो किसी भी पर्टिकुलर एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, 1992 के अंदर ही जम्मू कश्मीर ने अपना खुद का ही एक डिस्टर्ब एरिया एक्ट लेकर आ गई, जहां पर उन्होंने बोला कि कोई भी अगर एरिया ऐसा होगा जहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी बिकॉज ऑफ मिलिटेंसी या फिर इंसर्जेंसी, तो उसे हम डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर देंगे। बट ये पर्टिकुलर एक्ट जो था वो सिर्फ 5 साल के लिए लाया गया था। तो 1998 में जाकर ये पर्टिकुलर एक्ट तो पूरी तरीके से लैप्स हो गया, लेकिन इसके बावजूद जो न्यू गवर्नमेंट वहां पर आती है जेएनके में, वो ये बोलती है कि हम इसी पर्टिकुलर एक्ट के अंदर कोई कभी भी अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, यानी कि कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, तो हम अपने स्टेट के उस पर्टिकुलर एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं एफ्स्पा एक्ट के अंदर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। जब डिस्टर्ब एरिया एक्ट जो था वो रिपील हो गया, मतलब लैप्स हो गया, उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि अब अगर हमें किसी भी एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करना होगा तो हम एफ्स्पा के सेक्शन 3 के अंदर इसको डिक्लेयर कर देंगे। और जेएनके के अंदर जो एफ्स्पा है वो अभी भी इम्पोज है और हाईली कंटेंशियस है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी ह्यूमन राइट के वायलेशन के न्यूज़ वगैरह आते रहते हैं लगातार, लेकिन ये इट इज स्टिल इन ऑपरेशन, बिकॉज यहाँ पे मिलिटेंसी एंड इंसर्जेंसी की जो प्रॉब्लम्स है वो लगातार बढ़ती जा रही है, वो कम नहीं हो रही है। जिस दिन वो कम होगा तो होप्सो एफ्स्पा यहाँ से भी पूरी तरीके से रिपील कर दिया जाएगा। नाउ एफ्स्पा की कुछ प्रोविजंस है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। रिसेंटली अभी हमने सेक्शन 3 के बारे में बात की, देखते हैं सेक्शन 3 क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट कि किसी भी स्टेट का गवर्नर या फिर कोई भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं गजेट ऑफ इंडिया के अंदर, जहां वो ये बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एरिया डिस्टर्ब एरिया है। उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ये अथॉरिटी मिल जाएगी कि वो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकती है, यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यानी कि नेवी तो नहीं जाएगी, आर्मी या एयरफोर्स को डिप्लॉय कर सकती है टू असिस्ट द सिविलियन अथॉरिटीज। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो गवर्नर है या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी पर्टिकुलर एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करेगी, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर मिलेगी कि उस एरिया में आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकती है ताकि वो सिविलियन अथॉरिटीज की हेल्प कर सके। नाउ एक बार अगर कोई पर्टिकुलर रीजन डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर हो गया तो वहां पर कम से कम 3 महीनों के लिए, ठीक है, 3 मंथ्स के लिए कम से कम आर्म फोर्सेस डिप्लॉयड ही रहेगी, भले ही सिचुएशन ठीक क्यों ना हो जाए। और जिस दिन वो सिचुएशन ठीक हो जाएगी उसके एग्जैक्टली 3 महीने बाद आपको वहां से एफ्स्पा को रिपील कर सकते हैं और वहां से आर्म फोर्सेस को आप हटा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको सेक्शन 3 समझ आ गया होगा। सेकंड सेक्शन 4 के अंदर बोला गया कि कोई भी आर्मी ऑफिसर को यहाँ पे स्पेशल पावर्स दी गई कि किसी भी डिस्टर्ब एरियाज के अंदर वो शूट टू किल कर सकते हैं, मतलब वो शूट कर सकते हैं भले ही वो सामने वाला इंसान मारा जाए, एनी इंडिविजुअल जो किसी भी लॉ को वायलेट करता है या फिर अगर किसी पे सस्पिशन है, यानी कि शंका है कि वो किसी लॉ को वायलेट कर रहा है। ठीक है, स्पेशली अगर वहां पे असेंबली हो रही है 5 से ज्यादा लोगों की और वो वेपन्स को कैरी कर रहे हैं, मतलब कोई भी अगर ऐसा पर्सन है जो कि 5 लोगों के साथ में आ रहा है एंड वेपन्स उनके पास है, सबके पास वेपन्स हैं, तो वहां पर जो आर्मी ऑफिसर है उनको ये पावर दी गई कि वो डायरेक्टली शूट कर सकते हैं, शूट टू किल। ठीक है, नाउ द ओनली कंडीशन, यहां पर एक कंडीशन इंपोज की गई है उन आर्मी ऑफिसर्स पे कि उन पर्टिकुलर पर्सन को, मतलब उन ऑफिसर को उस पर्सन के ऊपर गोली चलाने से पहले एक वार्निंग देनी होगी। अगर अगर वो सरेंडर कर देते हैं तो ठीक है, अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं देन ही कैन शूट है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा बहुत सारे सिक्योरिटी ऑफिस जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको ये पावर भी दी गई कि दे कैन अरेस्ट एनीवन विदाउट अ वारंट। इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और इसके अलावा घर को सर्च कर सकते हैं विदाउट एनी वारंट। इसके अलावा अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को कस्टडी के अंदर लिया जाता है एफ्स्पा एक्ट के अंदर, तो उसको जल्दी से जल्दी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के अंदर हैंड ओवर करना होगा, वो उसे अपने अंदर नहीं रख सकते हैं, यानी कि आर्मी इसका कोई भी ट्रायल नहीं कर सकती। आपको ध्यान रखना है, एफ्स्पा एक्ट के अंदर आर्मी कोई ट्रायल नहीं कर सकती है, उनको आगे जाकर पुलिस को चीज को उस पर्टिकुलर पर्सन को सौंपना होगा और आगे का सारा कार्रवाई जो है वो पुलिस करेगा, उसको कोर्ट के अंदर ले जाएगा एंड ऑल जो नॉर्मल प्रोसीजर है वही उसको फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा द लास्ट पॉइंट इज दैट द प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑफिसर ऑन ड्यूटी, अगर कोई भी पर्टिकुलर ऑफिसर है जिसने कोई भी एक्ट किया है इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर और अगर वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, तो उसके ऊपर अगर आप कोई भी केस वगैरह स्टार्ट करोगे या फिर कोई भी अगर प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करोगे, उससे पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप किसी ऑफिसर के अगेंस्ट कोई भी केस स्टार्ट कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते। आई होप आपको एफ्स्पा प्रॉपर्टी समझ आ गया होगा, हमने उसे बहुत डिटेल में समझने की कोशिश की है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट इज कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड। ये एक छोटा सा फंड है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि 2016 के अंदर इस फंड को लाया गया था, 2018 के अंदर इसके सारे के सारे रूल्स लाए थे। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है। देखिए, अफॉरेस्टेशन
अफॉरेस्टेशन का मतलब आपको पता है कि जहां पर भी पेड़ नहीं है वहां पर न्यू ट्रीज लगाने हैं, पेड़ लगाने हैं, उसे कहते हैं अफॉरेस्टेशन। कंपनसेटरी का मतलब है कि अगर आपने कहीं पर पेड़ हटा दिया, यानी कि अगर आपने कोई भी फॉरेस्ट लैंड था उसको वहां से पेड़ काट दिए हैं, तो उसको कंपनसेट करने के लिए, मतलब वहां उसको पर्टिकुलर चीज को कंपनसेट करने के लिए आप एक नया लैंड प्रोवाइड करोगे और साथ में इतना पैसा दोगे ताकि हम वहां पर बदले में न्यू ट्रीज लगा सकें। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन का सीधा सा मतलब है कि एवरी टाइम अ फॉरेस्ट लैंड इज डाइवर्टेड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस, यानी कि जब भी कोई पर्टिकुलर फॉरेस्ट लैंड है उसको आप यूज करते हो नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए, जैसे कि माइनिंग या इंडस्ट्री, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री वगैरह बनाने के लिए, तो वहां पर जो भी उस चीज को कर रहा है, यानी कि जो भी यूजर एजेंसी है वो पेमेंट करेगा फॉर प्लांटिंग फॉरेस्ट। ठीक है, वो पेमेंट करेगा ताकि एक नए जगह में उसको एक नॉन फॉरेस्ट लैंड प्रोवाइड करना होगा, ताकि वहां पर हम प्रॉपरली वहां पर जमीन खरीद के और वहां पर ट्रीज को लगा सके। ठीक है, तो जितना ट्रीज आपने यहां से निकाले हैं उतने ट्रीज जाके वहां पर लगाए जाएंगे। इसे कहते हैं सिंपल कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन। नाउ यहां पर एक कैच वर्ड ये है कि अगर वो लैंड नहीं देता है, देन उसको जितना भी एरिया उसने अभी डिग्रेड किया, मतलब जितना एरिया फॉरेस्टेड लैंड का उसने इंडस्ट्री को बनाने के लिए यूज किया है, उसका डबल पे करना पड़ेगा। जो भी उस पर्टिकुलर एरिया का प्राइस है उसका डबल पे करना पड़ेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इस पर्टिकुलर एक्ट के बारे में बात करें, ये मैनेज करता है इस फंड्स को, मतलब जितना पैसा, यानी कोई भी ऐसी इंडस्ट्री वगैरह होगी जो भी फॉरेस्टेड लैंड को यूज कर रही है अपनी नॉन फॉरेस्टेड यूज के लिए, जो भी वो पैसा देगी ना, वो पैसा आकर इस पर्टिकुलर फंड के अंदर जमा हो जाता है। इस फंड को पहले कैंपा एक्ट जो है, मतलब कैंपा जो है यानी कि कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लांटिंग अथॉरिटी, ये नाम की एक बॉडी थी कैंपा फंड। इसी पर्टिकुलर अथॉरिटी के अंदर ये फंड थी और यही इसको प्रॉपर्ली देखभाल करता था। बट बाद में एक CAF एक्ट ला दिया गया है, यानी कि कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन एक्ट। अब जितना भी पैसा है वो इस डायरेक्टली फंड के अंदर आता है और यहीं से इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। नाउ एज पर द रूल्स, टोटल 90% जो पैसा है जो CAF के अंदर आएगा, जो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन के थ्रू आएगा, वो स्टेट्स के पास जाएगा 90%, और जो सिर्फ 10% पैसा है वो सेंटर के पास जाएगा। आई होप आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। ठीक है, नाउ इस जो भी फंड आएगा उसको हम यही अफॉरेस्टेशन एंड डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी कैचमेंट एरिया है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए। कैचमेंट एरिया क्या होता है? कोई भी पर्टिकुलर एरिया जहां पर एक रिवर फ्लो करती है और आसपास का जितना मतलब एरिया जहां पर ट्रीज वगैरह होती है उसे कैचमेंट एरिया कहते हैं। उन सबको प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट करने के लिए, नेचुरल जनरेशन किसी भी प्लांट को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड ऑल भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें के लिए, जैसे कि ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करनी है आसपास के लोगों को, अवेयरनेस प्रोवाइड करना है ताकि लोग पेड़ वगैरह ना काटें एंड नॉर्मली प्रॉपर्ली ट्रीज को प्रिजर्व करें। इसके अलावा वुड सेविंग डिवाइसेस के लिए, ठीक है, और अलाइड एक्टिविटीज, इन सब चीज़ों के लिए, काम के लिए इन पैसों को यूज़ किया जाएगा। इसे ही कहते हैं कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा। अफॉरेस्टेशन से आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ये चीज़ जो है वो ट्री को फिर से लगाने के लिए इन पैसों को यूज किया जा रहा है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट इज रिजर्वेशन। नाउ इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम पूरी तरीके से रिजर्वेशन को समझने की कोशिश करेंगे और इन चीज को आप मेंस के अंदर भी यूज कर सकते हो, मतलब इतना अच्छा डेटा इसके अंदर प्रेजेंटेड है। नाउ जो रिजर्वेशन का जो सिस्टम है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू अपलिफ्ट द हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी। जो इंडियन सोसाइटी जब इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुई थी, यानी कि 1947 में जब इंडिपेंडेंस मिला था, उस टाइम बहुत सारे ऐसे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे जो कि पिछड़े वर्ग थे, मतलब जो बैकवर्ड क्लासेस थी। उनको अपलिफ्ट करने के लिए उनको रिजर्व, मतलब उनको कुछ सीट्स रिजर्व करके दी गई कि ऑल्दो अभी आप पीछे हो, आप ऊपर उठ पाओ, इसलिए हम आपको कुछ सीट्स ऑलरेडी रिजर्व करके दे रहे हैं। नाउ उसके अंदर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसीज एंड अभी रिसेंटली इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि जो ईडब्ल्यूएस है, इन 4 सेक्शंस को और अभी तक जो है रिजर्वेशन मिला है, जो कि लेजिस्लेचर में, यानी कि पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, इन सब में, इसके अलावा गवर्नमेंट के जॉब्स में, गवर्नमेंट के जॉब के प्रमोशंस में, एंड फाइनली एजुकेशन के स्कॉलरशिप में, इन 4 जगहों पर अभी तक रिजर्वेशन दिया जाता है। नाउ द सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन, ये हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंस से पहले से ही प्रेजेंट है, और इंडिपेंडेंस के बाद जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो रिजर्वेशन की पूरी पॉलिसी है उसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बनाया था, जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने रिजर्वेशन का प्रपोजल रखा था। नाउ इनिशियली ये डिसाइड किया गया था कि लोगों को अपलिफ्ट कराने के लिए 10 साल काफ़ी है, मतलब 10 साल तक अगर हम रिजर्वेशन वगैरह प्रोवाइड करेंगे तो लोग धीरे धीरे ऊपर के स्टेटस पे आ जाएंगे और फिर हम सबको एक साथ बराबरी का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज, जब वो 10 साल कंप्लीट हो गया तो जो लेजिस्लेटर्स थे उस टाइम के, यानी कि जो पार्लियामेंट के लोग थे, उन्होंने ये पाया कि अभी भी बहुत ज़रूरत है इस पर्टिकुलर सिस्टम को मतलब चलते रहने देने की। ठीक है, अगर ये चलता रहेगा उसके बाद ही लोगों को सोसाइटल और कल्चरल लेवल पे हम ऊपर उठा सकते हैं और जो भी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह उनके अगेंस्ट होते हैं उसको पूरी तरीके से रोक सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर अंदर टोटल उसके 4 फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स थे, मतलब टोटल 4 एम थे।
पहला था कि टू रेक्टिफाई द पास्ट एंड हिस्टोरिकल इनजस्टिस, जो भी बैकवर्ड क्लासेस जो इंडिया के अंदर रह रही थी उनके अगेंस्ट जो भी पास्ट में जो भी इनजस्टिस वगैरह किया गया था उन सबको प्रॉपरली हटाने के लिए ये रिजर्वेशन अभी दिया गया था। इसके अलावा टू इंश्योर इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ताकि सब के सब जो है उनको इक्वल चांसेस मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, ताकि वो इक्वली खुद को रिप्रेजेंट कर सकें एट डिफरेंट लेवल्स, इसलिए उनको दिया गया ताकि द पीपल बिलोंगिंग टू ऑल कास्ट, वो हर एक पर्सन जो है सर्विसेज के अंदर आ सके इन स्टेट एंड सेंटर, ताकि सबको प्रॉपर चांसेस मिले। थर्ड इज कि सबको एक इक्वल प्लेटफॉर्म मिले फॉर एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, मतलब जो भी उनका कास्ट हो पर इसके बावजूद उनको इक्वल प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। एंड फाइनली कोई भी अगर बैकवर्ड क्लासेस है उसको एडवांस करने के लिए उसको प्रमोट करने के लिए इस रिजर्वेशन को दिया गया था। आई होप आपको ये चार फोर जो ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे वो आपको समझ आ गए होंगे। अब देखिए, रिजर्वेशन को लाने में एक बहुत बड़ा हाथ है मंडल कमीशन का। 1979 में जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने मंडल कमीशन को बनाया था, मंडल कमीशन को बनाया ताकि वो एक आइडेंटिफाई कर सके द सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मंडल कमीशन का देखिए मेन ऑब्जेक्टिव तो हम समझ गए कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को को ढूंढेगा। आपको समझना, देखिए फर्स्ट है सोशली और सेकंड है एजुकेशनली। यहाँ पर सिर्फ सोशल बेसिस पे या फिर एजुकेशन के बेसिस पे यहाँ पर डिसाइड किया गया था, उस टाइम देखिएगा इकोनॉमिक बेसिस पे नहीं बोला गया था मंडल कमीशन के टाइम में, ठीक है। एंड टू कंसिडर द रिजर्वेशन एज अ मीन्स टू एड्रेस कास्ट इनइक्वालिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन, जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह कास्ट के बेसिस पे होती है, जो डिस्क्रिमिनेशन वगैरह होती है, इनइक्वालिटीज वगैरह जो डिफरेंट सेक्शंस के बीच में होती है, उसको हटाने के लिए रिजर्वेशन का पॉलिसी लाने की बात की गई थी, इसलिए मंडल कमीशन को बनाया गया था। नाउ इन्होंने टोटल 11 क्राइटेरियाज बनाए और टोटल ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी एक तो देखिए एससी बनाया, एक एसटी बनाया और एक ओबीसी नाम का एक इन्होंने तीसरा क्राइटेरिया इसमें ऐड किया, जहां पर उन्होंने जो क्राइटेरियाज क्लासिफाई किया वो तीन डिफरेंट क्राइटेरियाज के अंदर क्लासिफाई किया गया। पहला था सोशल, दूसरा था एजुकेशनल एंड थर्ड वाज इकोनॉमिक ऑल्सो। यहाँ पर इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया था उसको भी अंडर कंसिडरेशन लिया गया ताकि इसको भी यूज करके हम प्रॉपर्ली लोगों को अपलिफ्ट कर सके। मतलब देखिए जो सोशली पीछे है उनको तो ऊपर ऊपर करना ही है, जो एजुकेशनली पीछे हैं उनको भी ऊपर करना है और साथ में जो इकोनॉमिकली पीछे हैं यानी कि जिनके पास पैसा कम है उनको भी धीरे धीरे ऊपर करना है। नाउ मंडल कमीशन के हिसाब से इंडिया से पॉपुलेशन के अंदर टोटल 52% उस टाइम ओबीसी थे। 1979 में जब इन्होंने इसको चेक किया था तो उस टाइम 50% ज़्यादा ऐसे लोग थे जो ओबीसी थे, तो उसका अगर हाफ भी देखें हम तो अराउंड 27% जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो इट शुड बी रिजर्व फॉर देम, ऐसा मंडल कमीशन ने बोला था। तो 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड कर दिया कि 27% रिजर्वेशन आप ओबीसी को दे सकते हो, बट आपको सिर्फ कास्ट को एक इंडिकेटर की तरह नहीं देखना है, आप वहां पर आपको अलग अलग चीज़ों को देखना है। वहां पर जैसे आपको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को देखना है, वहां पर आपको पॉलिटिकल कोई पॉलिटिकली डिस्क्रिमिनेटेड तो नहीं है, कोई सोशली डिस्क्रिमिनेटेड तो नहीं है, आपको हर एक चीज़ को देखना है। आप वहां पर सिर्फ कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन मत प्रोवाइड करो, आप वहां पर अलग अलग सेक्शंस को अलग अलग इंडिकेटर्स बनाओ और हर एक इंडिकेटर पर चेक करो और उसके बाद आप रिजर्वेशन प्रोवाइड करो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में बोला। उसके बाद जैसे जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हम लगातार अपने आर्टिकल्स में अमेंडमेंट्स वगैरह कर रहे हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्वेशन एंड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1951 के अंदर, उसके अंदर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को ऐड किया गया था, जहां पर कुछ स्पेशल प्रोविजंस लगाए गए फॉर एडवांसमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, जो बैकवर्ड क्लासेस था उनको मतलब आगे बढ़ाने के लिए, एडवांस करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाने की बात की गई आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के अंदर। उसी के अंदर मतलब आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को 2006 के अंदर 93rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू चेंज किया गया और यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन वगैरह प्रोवाइड किया गया फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एससी एसटी एंड ओबीसी। देखिए एससी एसटी एंड ओबीसी तीनों को ही कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वहाँ पर उनको प्रॉपर रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इस चीज़ के बारे में बात की गई। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर बैकवर्ड क्लासेस को यहाँ पर एडवांसमेंट की बात की गई, फिर यहाँ पर प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वहाँ पर प्रॉपर रिजर्वेशन की बात की गई। उसके बाद आर्टिकल 16 क्लॉज 3 को भी चेंज किया गया और बोला गया कि जितना भी पब्लिक इंप्लॉयमेंट है, पब्लिक इंप्लॉयमेंट मतलब जो गवर्नमेंट सर्विसेज है वहाँ पर भी वहाँ पर जो पोस्ट है उसके अंदर भी कुछ रिजर्वेशन होनी चाहिए। मतलब सिर्फ लोअर पोस्ट पे लोगों को नहीं रखना है, हायर पोस्ट पे भी लेके जाना है, यानी कि प्रमोशन वगैरह में रिजर्वेशन देने की बात की गई ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस। मतलब कुछ पर्टिकुलर पोस्ट को आप रिजर्व कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस, मतलब कुछ लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं वो डायरेक्टली जाकर यहाँ पर काम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कहीं और का पर्सन जो है आकर यहाँ पर काम नहीं कर सकता, सीधी सी बात है कि ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस भी कुछ पोस्ट को यहाँ पर रिजर्व कर दिया गया। इसके बाद आर्टिकल 16 के अंदर ही क्लॉज 4 के अंदर बोला गया कि रिजर्वेशन इन पब्लिक इंप्लॉयमेंट फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यहाँ पर पब्लिक इंप्लॉयमेंट के अंदर भी रिजर्वेशन की डायरेक्टली बात की गई। इसके अलावा आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक ये बात करता है स्पेशल प्रोविजन फॉर
यानी कि यहाँ पर सीधा सा बात किया गया कि कोई भी पर्टिकुलर ऐसा सेक्शन जैसे SC है, ST है, OBC है, उन चीज़ को अगर अपलिफ्ट करना है तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाएंगे। आर्टिकल 330 से लेकर 342 के बारे में अंदर बात की गई। इसके अलावा आर्टिकल 45 के अंदर जो DPSP है उसके अंदर ये बोला गया कि ये स्टेट्स की ड्यूटी होगी कि वो लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लोगों का जो हेल्थ है उन सबको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, स्पेशली अगर वो पर्सन बैकवर्ड मतलब सोशली या फिर एजुकेशनली या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड है तो उस चीज़ को आगे करने की काम करेगा। आर्टिकल 45 के अंदर ऐसा बोला गया है। एंड फाइनली आर्टिकल 39A के अंदर अगेन DPSP के अंदर ये बोला गया कि स्टेट की ये जिम्मेदारी होती है कि वो जस्टिस प्रोवाइड करेगा इन लीगल टर्म्स, यानी कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेगा ऐसे लोगों को जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड्स है, मतलब जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने किसी लॉयर के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो उसको स्टेट एक लॉयर प्रोवाइड करेगा, ठीक है, लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए, एंड दैट विल बी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। फाइनली 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिसेंटली 2019 में हुआ गया था। उसके तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डिनेंस पास किया था और उसके बाद में उसको एक्ट बना दिया गया था, जहां पर 2019 के अंदर 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया वीकर सेक्शंस को, यानी कि यहां पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी यहां पर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। एंड दिस इज द लेटेस्ट वन, ठीक है, 2019 में भी जो लेटेस्ट रिजर्वेशन में आया है ये है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देखिए अब यहाँ पर हम देखते हैं किस कैटेगरी के पास कितना रिजर्वेशन है राइट नाउ। जैसा हमें पता है कि मंडल कमीशन ने टोटल बोला था ओबीसी को 27% प्रोवाइड करने के लिए, तो जो मैक्सिमम रिजर्वेशन है दैट इज टू ओबीसी, यानी कि 27% जो सीट्स रिजर्व्ड है वो ओबीसी के लिए है। इसके अलावा 10% जैसा हमने अभी बात की ईडब्ल्यूएस के लिए, तो 10% यहां पर हो गया। अब इसके अलावा एससी के लिए 15% है, और जो एसटीज हैं यानी कि जो ट्राइब्स हैं उनको 7.5% का रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि डिसेबल्ड है यानी कि डिफरेंटली एबल्ड है उनको 4% का रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। तो इन सबको अगर हम ऐड करेंगे इट एड्स टू मोर देन 60%, ठीक है, यानी कि मोर देन 60% ऑफ द सीट्स इन इंडिया इज राइट नाउ रिजर्व्ड, यानी कि 40% इज ओपन टू कॉम्पिटिशन फॉर ऑल एंड अराउंड 60% इज ऑलरेडी रिजर्व्ड। नाउ आपको यहाँ पर देख एज बीइंग यूपीएससी एस्पिरेंट यू शुड नॉट गो इनटू राइट और रॉन्ग। आपको ये नहीं बात करनी है कभी भी कि ये रिजर्वेशन राइट है या रॉन्ग है। यू शुड फाइंड द टेक्निकलिटीज, जहां पर आपको दोनों ही पर्सपेक्टिव को प्रॉपर्ली समझना है कि रिजर्वेशन क्यों सही है एंड रिजर्वेशन क्यों सही नहीं है। नाउ रिजर्वेशन क्यों सही है, बिकॉज देखिए कुछ ऐसे लोग हैं जो इकोनॉमिकली बहुत ही वीक हैं, राइट, उनको अपलिफ्ट करने के लिए रिजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पर बहुत जरूरी है कि रिजर्वेशन मिलेगा तभी वो लोग हमारे बराबर कोई भी जो ऐसा पर्सन जो कि कोई भी ऐसा पर्सन जो ऑलरेडी अपलिफ्टेड है उसके बराबर पे जाके कॉम्पीट कर सकेगा, यानी कि वो अपने मेरिट को प्रूव कर सकेगा। एंड सेकंड वो क्यों सही नहीं है, बिकॉज देखिए अगर रिजर्वेशन हम लगातार प्रोवाइड करते रहेंगे तो क्या होगा, जो ऑलरेडी जो अपलिफ्टेड है ऑल्दो अपलिफ्टेड है बट स्टिल ही ऑल्सो नीड्स जॉब, राइट, उसको भी तो डिफरेंट अलग अलग जगहों पर काम करना है, तो वहां पर जाकर उसको प्रॉपरली अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। डिस्पाइट हैविंग द मेरिट समटाइम्स गुड पीपल आर ऑल्सो नॉट सेलेक्टेड बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखने हैं, दोनों ही पर्सपेक्टिव के, आपको यहाँ पर कभी भी किसी एक तरफ झुकाव नहीं करना है बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट। आई होप आपको आज के सारे टॉपिक्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। आज के टॉपिक्स को हम रिवीजन के फॉर्मेट में रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, जहां पर आपको ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में इसके आंसर्स देने हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया एंड रशिया दे हैव रिसेंटली साइंड अ डिक्लेरेशन ऑन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन द रिसेंट मीट ऑफ 2021। सेकंड क्वेश्चन इज फाइजेला अक्यूटा इज एन इन्वेसिव प्लांट फाउंड इन केरला। Third is under AFSPA, security forces they can arrest someone if they have not done anything yet. Fourth is AFSPA was brought by Lord Canning in 1942. And final question is under the Campa Fund, 75% of money is given to states and 25% is given to center. ठीक है, इसके आंसर आपको ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में देने हैं। इसके आंसर हम आपको कल के वीडियो के लास्ट में बताएंगे। जो कल के वीडियो थे उसके आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कल के क्वेश्चन थे उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट द मॉन विलेज इज लोकेटेड इन इंडिया ऑन बॉर्डर विद बांग्लादेश। जी नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपको ध्यान होगा मॉन विलेज जो है कल हमने नागालैंड के पर्सपेक्टिव में बात की थी। मॉन विलेज वो जगह है जहां पर रिसेंटली इंडियन आर्मी के हाथों टोटल 13 लोगों की गलती से वो हो गई है, मौत हो गई है। तो यहाँ पर मॉन विलेज जो है म्यांमार के बॉर्डर पे, इट इज नॉट एट द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश। सेकंड इज कि पैंडेमिक के बाद यानी कि पोस्ट पैंडेमिक में क्या इंक्रीज ऑफ कंप्यूटर्स हुआ है फॉर द जजेस इन द कोर्ट रूम फॉर मोर देन 50%। जी नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। इंक्रीज नहीं हुआ है, लगातार डिक्रीज होता जा रहा है और लेस देन 20% ही लोग ऐसे हैं, ऐसे जजेस हैं जिनके पास अभी डेस्क के ऊपर कंप्यूटर ऑलरेडी प्रेजेंट है। नाउ थर्ड क्वेश्चन वाज कि धवन 1 इज अ न्यू रॉकेट मेड बाय प्राइवेट प्लेयर्स इन इंडिया। जी नहीं, गलत स्टेटमेंट है। कल हमने इसके बारे में प्रॉपर्ली बात की थी कि जो धवन 1 है इट इज अ इंजन, ये क्रायोजेनिक इंजन है। जो इसका रॉकेट है उसका नाम क्या था, विक्रम 2, ठीक है, और जो सैटेलाइट था उसका नाम क्या था, पिक्सल 1, ठीक है। तो आपको तीनों चीज ध्यान रखनी है यहाँ पर, धवन 1 क्या है, विक्रम 2 क्या है और पिक्सल 1 क्या है। इसके अलावा पिक्सल 1 विल बी द फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट टू बी लॉन्च फ्रॉम इंडिया। यस, दिस इज टोटली राइट स्टेटमेंट। स्काईरूट टेक्नोलॉजी नाम की जो कंपनी है, जो हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, वो प्लान कर रही है पिक्सल 1 को टू बी द फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट जो कि इंडिया से लॉन्च किया जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ऑल्सो इंक्लूड्स वोल्केनोज इन इंडियन ओशन। यस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कल हमने बात की थी, आपको देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ऑल्दो इसका नाम है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द वोल्केनोज जो
जो है वो पैसिफिक ओशन के अंदर है, बट देयर आर सम वोल्केनोज आल्सो जो कि इंडियन ओशन के अंदर भी प्रेजेंट है। एंड फाइनल क्वेश्चन वाज दैट द एयर पॉल्यूशन किल्स मोर देन द मलेरिया एंड टीबी कंबाइंड। यस, दिस इज टोटली राइट स्टेटमेंट। हमने कल बात की थी, जो डब्ल्यूएचओ का डेटा था उसके अकॉर्डिंग जो एयर पॉल्यूशन है वो ज़्यादा डेथ कॉज करता है हर साल एज कम्पेयर टू मलेरिया एंड टीबी। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम द डिस्कशन। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।